हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। तो पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। संसाधन एवं विकास। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। जैव और अजैव का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? जैव और अजैव का जो है वर्गीकरण जो है किस प्रकार किस आधार पर इन्हें विभाजन किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव और अजैव को वर्गीकृत किया गया है। जैसे इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से यहाँ नीचे दिए गए हैं। संसाधनों को किस आधार पर किस प्रकार उसे अलग किया गया, उसे बांटा गया। जैसे क्या उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को दो भागों में, जैव और अजैव। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ ऊपर में कि उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव और अजैव भागों में संसाधन को बांटा गया। समाप्यता के आधार पर क्या है? समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में? ये भी दो भागों में। किस किस भागों में? उसका नाम क्या है? अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय योग्य संसाधन। पूछेगा समाप्ति के आधार पर, समाप्ता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? क्या है? अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन। उत्पत्ति के बारे पर जो जैव अजैव, समाप्यता के आधार पर अनवीकरणीय और नवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को जैसे व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में संसाधन को बांटा गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ ले, अगला अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर जो है संभावी, विकसित भंडार और संचित कोश हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रथम रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? वो 1992 में किया गया था। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। सम्मेलन के आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? एजेंडा 21 में जो है 21 का क्या अर्थ है? जो रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाई गई सतत विकास के उद्देश्य से एक घोषणा की गई थी। तो याद रखना, ये घोषणा जो है 21वीं सदी में किया गया था। किसमें? 21वीं सदी में। कहाँ कब किया गया था? 21वीं सदी में। सम्मेलन में एकत्र नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भूखंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। एजेंडा 21 में विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी। तो ये हो जाएगा यूनिसेड। इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूनिसेड। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे यूएनसेड के नाम के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय हासिल करना। भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो याद रखना, इसका जो होगा झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड में जो है कोयला और खनिज प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। उदाहरणतः झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं।
अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में जल का जो मात्रा है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वहाँ परंतु मूल विकास की कमी है। लेकिन वहाँ ज़्यादा है पानी को जो है अच्छे तरह से जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं, वहाँ मूल विकास की क्या है, कमी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राजस्थान में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान है, वहां जल की कमी होती है। यहाँ ऑप्शन में दिया गया प्रचुर मात्रा में, तो ऑप्शन ये कट जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुल्यता लेकिन जल संसाधनों की कमी है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में अभी पढ़ चुके कि जल जो प्रचुर मात्रा में, लेकिन वहां मूल विकास की कमी है। और जल तो प्रचुर मात्रा, यहाँ बोला है जल की कमी है, तो ये नहीं होगा, ये भी गलत। तो इसमें कौन सा कथन सत्य बोला था? दोनों कथन गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए परंतु मूल विकास की कमी। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है। किस राजस्थान में किसका जो है बहुतायत है? तो याद रखना बहुतायत जो है बहुल्यता किसका है? राजस्थान में जो है पवन और सौर ऊर्जा का जो है संसाधनों का बहुलता है, लेकिन जल संसाधनों की क्या है, कमी है। कहाँ? राजस्थान में। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यानी क्या है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं जर्जर भूमि, बंजर भूमि, या क्या कहा जाता है रेगिस्तान, क्या है तो जहाँ पर ना उपजते क्या रेगिस्तान हो गया, यह चीजों के लिए अलग थलग या प्रदेश संस्कृति विरासत का धनी, परंतु यहाँ जल आधारभूत संरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। कहाँ? लद्दाख के बारे में बताया जा रहा है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन की उद्देश्य की पूर्ति किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया था? तो याद रखना ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। यानी संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इस प्रकार व्यक्त की है, जैसे बोला गया हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का ये कथन है। क्या है? महात्मा गांधी ने ये कथन दिया था। उदाहरणतः गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व, याद रखना क्या है, उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सुमेशर के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के संदर्भ की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रूलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा, इस आयोग के द्वारा 1987 में ब्रूलैंड आयोग के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है आपको? कथन पर विचार करना है। 1987 में ब्रूलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। ब्रूलैंड आयोग रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन जो है इसका सही है। 1987 में ब्रूलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में लगभग 30% भू क्षेत्र मैदान और कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है, जबकि जो है भारत का जो है 43% भू क्षेत्र मैदान जो उद्योग के लिए, मकान बनाने के लिए, कृषि के लिए, ये सब के लिए क्या है? सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 43% भाग पर विस्तृत, जबकि 30% हैं। क्षेत्रफल का लगभग 27% पठारी क्षेत्र है। तो याद रखना कौन सा कथन पूरा गलत है। तो ये दूसरा, पहला और दूसरा गलत हो जाए, इसलिए ऑप्शन में से 2 होगा। इनमें से तीनों में 2 गलत। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत पाए जाते हैं, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। ये तो कथन सही है। पर्वत जो बोला 43 से गलत है, 30% होगा। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग, परंतु इनके 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारत देश में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 22% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। तो याद रखना 33% जो है वांछित है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि, दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नलिखित देखने को मिलता है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत है। कितना है? 28% वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्रफल क्षेत्र जल अपरदित है। 56% क्या है? जल अपरदित। निम्नीकरण के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या करना आपको? विचार करना। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में वन उन्मूलन भूमि
निम्नीकरण का मुख्य कारण खनन है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिखनन है। पंजाब, हरियाणा, पंजाब हो गया, क्या कहते हैं, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा, याद रखना क्या है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक पशुचारण है। तो इसका असत्य कथन, गलत कथन पूछा है तो 2 और 3 इसका गलत कथन हो जाएगा। देखते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थान को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में, जैसे क्या बोला गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण निम्नीकरण का मुख्य कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि निम्नीकरण का लिए कारण बना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, विचार कीजिए। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता घट जाती है। क्या होता है, लवणीयता और भारत के, याद रखना क्या है, भारत के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत। तो इनमें से कौन सा कथन बोला है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही होगा। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी, जिससे मृदा में लवणीयता, क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाता है तो मृदा जल की सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कथनों पर विचार कीजिए। वनरोपण और चरागाहों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। अगर भूमि निम्नीकरण को, अगर समस्या को सुलझाना है उसे अच्छे, तो क्या करना होगा, तो हमें वनोरोपण करना होगा, चरागाहों का उचित प्रबंधन करना होगा, पेड़ों की रक्षक मेखला, याद रखना क्या है, पेड़ों की रक्षक मेखला, पेड़ों की जो है रक्षक मेखला करना होगा। पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर उपयुक्त, ऐसे कौन सा कथन सत्य बोला गया, तो सभी कथन जो हैं ये सत्य हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके, वनरोपण, चरागाहों का उचित प्रबंधन, इसमें से कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, कुछ हद तक, पूरा नहीं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्या किया जाता है, जल और भूमि प्रदूषण को कम। जल और मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय के तीन नदी तंत्र सिंधु गंगा गोदावरी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से बने हैं। 3 नदी तंत्र, सिंधु गंगा गोदावरी नहीं होगा, याद रखना, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी लेटेराइट मृदा से बने हैं, लेटेराइट मृदा से बने हैं। तो पूछा गया असत्य कथन, ये भी असत्य है, ये भी कथन, क्योंकि लेटेराइट मृदा ने जलोढ़ मृदा देखने को मिलता है वहां पर जहाँ डेल्टा बनता है। तो ऑप्शन असत्य पूछा है, गलत पूछा, ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत है। ये मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। उत्तरी मैदान में नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा का आकार डैश चला जाता है, तो क्या होता है, बढ़ जाता है ऊपर की घाटी की तरफ। जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट और मृत्तिकाएं विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपर भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाले मृदाएं पाई जाती हैं। पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार चौ क्षेत्र और तराई में पाई जाने वाली मृदा डैश होती है, जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट और मृत्तिकाएं विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। नदी घाटी के ऊपर भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटी कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चौक्षेत्र और तराई में आमतौर पर देखने को मिलता है। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 3 प्रकार की होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 3 प्रकार की होती है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में ज्यादा मोटा कण पाए जाते हैं, खादर में महीन पाए जाते हैं। तो इनमें से पूछा गया है सत्य। तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, दूसरा नंबर सही है। तो उपयुक्त में से कोई एक हो जाएगा। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की है। पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। किसमें? खादर मृदा में। जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? जलोढ़ मृदा बहुत कम उपजाऊ होता है जबकि बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, इसलिए ऑप्शन ये गलत कह रहे हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास फास्फोरस चूनायुक्त नहीं होते जबकि ये चीज होता है। तो इनमें से याद रखना कोई कथन सही नहीं, दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होते जबकि वहां ऑप्शन में दिया था उपजाऊ नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास फास्फोरस चूनायुक्त जबकि वहां बोला गया था ये चीज नहीं, जो इनको गन्ने चावल गेहूं और अन्य अनाजों और दलहनों फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। रेगुर मृदा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? यानी रेगुर मृदा उसे दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। इन मृदाओं का रंग काला और इन्हें रेगर या रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा
कपास की खेती के लिए उचित समझे जाते हैं। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। और काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को काली कपासी मृदा, रेगुर मृदा, रेगर मृदा भी के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान। पूछेगा काली मृदा बनने में किसने महत्वपूर्ण है? जनक सेलों, जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा को बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के फसल के लिए उपयुक्त है। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक सेलों से बनी यह मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। भारत में मृदा के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो भारत में 8 प्रकार के मृदा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर बताया गया फिगर में, जैसे क्या है, पर्वत और वन, जड़ोड़, लाल और पीली, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। काली मृदा बहुत महीन कणों से बना है। ये मृदाएं पोटाश, फास्फोरस, चूनायुक्त की मात्रा ज्यादा होती है। जबकि याद रखना, ये तो बात किसमें कहा गया था? पोटाश, फास्फोरस, ये जरूर मृदा की बात कही जा रही है, जबकि यहाँ हम काली मृदा थी। ऑप्शन गलत है। उत्तर पश्चिमी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन जो है, तो उपयुक्त में से कोई एक होगा। काली मृदा बहुत महीन कणों से बने हैं, ये मृदा, तो ये भी गलत है। उत्तर पश्चिम दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों तक नहीं। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। याद रखना कहां तक फैली है ये क्या? ये कथन दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम, पोटाश हो गया और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है। और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह की वायु मिश्रण हो जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रवेदार अग्नि पर विकसित होती है लाल मृदा विकसित होती है। कौन सी मृदा विकसित होती है? लाल मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्कन पठार के पूर्वी और क्या कहा जाता है, दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा में देखने को, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर देखने को मिलता है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। क्या? तो इसमें जो पीला रंग जो होता है जल योजन के कारण देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, आपको विचार करना। ये दिया गया कथन जो है नीचे में आपको विचार करना है। मृदा का लाल रंग
जल योजन के कारण होता है, जबकि मृदा का लाल रंग जो बताते हैं लोह युक्त के कारण, उसमें लोहा की मात्रा होने की वजह से वो लाल रंग देखने को मिलता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाए। मृदा का पीला रंग लोह धातु के कारण होता है। तो इनमें से दोनों कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी चला जाएगा। क्या चलेगा? डी। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। पीला रंग जलयोजन के कारण, वह ऑप्शन में दिया गया था लोह के कारण, इसीलिए ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथन पर आपको क्या करना, विचार कीजिए। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय जलवायु से हुआ है। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन जो है सत्य हैं। लेटराइट जो है ये लैटिन शब्द से बना। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट है। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। काजू की फसल के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? लेटराइट मृदा। काजू के फसल के लिए जो है कौन सी मृदा जो है उपयुक्त देखने को मिलता है? तो लेटराइट मृदा जो है देखने को मिलता है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उन अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपना कर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। कहां पर देखने को मिलता है? मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर मृदाओं पर, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी की खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। कहां? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए उपयुक्त देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है। मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, जबकि मरुस्थलीय जो मृदा होती है वो भूरा टाइप का होता है। यहाँ पर क्या बोला? पीला आती है, तो ऑप्शन गलत हो जाए। मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मरुस्थलीय जो होगा मृदा, जो वहां पर ह्यूमस कम देखने को मिलेगा और क्या कहते हैं, नमी भी कम देखने को मिलेगा। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मटर घटती चली जाती है, मेटर घटती चली जाती है। कौन सा सत्य कथन बोला गया है? तो याद रखना इसका जो है 1 और 3 जो है गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं किस प्रकार दिया गया। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। मरुस्थलीय जो मृदा होता है उसका रंग किस प्रकार होता है? लाल होता है और भूरा। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। जो कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उचित तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक होता है। किस कारण? शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प की दर जो है अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। मृदा के जो नीचे है कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह ही पाई जाती है। नीचे की परतों में क्या होता है? चूने का
चूने के जो कंकर की सतह पाई जाती है, सतही पाई जाती है। वन मृदा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बोला गया वन मृदा किस क्षेत्र में पाया जाता है? वन मृदा जो है यह मैदानी क्षेत्र में नहीं, ये याद रखना पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय में क्या होता है? मृदा पर्वतीय में ज्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलता है पर्वतीय क्षेत्र में। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया डैश कहा जाता है। तो याद रखना अपर्दन कहा जाता है, यानी मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। क्या कहा जाता है? अपर्दन। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है। पूछेगा मृदा अपर्दन की क्रियाएं, मृदा बनने की क्रिया और मृदा अपर्दन की क्रियाएं दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्रकृति तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है उसे डैश कहा जाता है, उसे उत्खात भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है उसे उत्खात भूमि कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण की ओर खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। साथ प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी, जल मृदा अपर्दन जल जो है मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मृतिका गर्त बनाता है उसे क्या कहते हैं? अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। खड्ड भारत के किस नदी की घाटी में पाए जाते हैं? खड्ड जो हैं भारत के किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? खंड जो है चंबल नदी घाटी में पाया जाता है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। समुच्च जोताई किसे कहते हैं? समुच्च रेखाओं के साथ ढलान वाले भूमि पर जोताई करना समुच्च रेखा जोताई कहते हैं। समुच्च जोताई कहा जाता है कब? जो समुच्च रेखाओं के साथ ढलान वाली भूमि पर जोताई करती हैं तब ये समुच्च जोताई के नाम से जाना है। ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समुच्च जोताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को ढाल वाले भूमि पर क्या कहता है? सोपान बनाया जाता है। सोपान क्या करता है? कृषि में जो है मृदा अपर्दन को क्या करता है? रोकता है। भारत में विश्व की जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? बोला गया भारत में विश्व की जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? जैव उपजातियों की जो 8% देखने को मिलता है।
वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या जो लगभग 16 लाख पाई जाती है। 8% में पूछेगा 8%, लेकिन संख्या में पूछा जाएगा तो 16 लाख पाई जाती है। यह अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है, यानी खोजी जाने वाली उपजातियों से कितना है, 2 या 3 गुना देखने को मिलता है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया था? भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्यजीवों के आवास, रक्षण अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। 1973 में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 हो गई है। क्या बोला गया? 1973 में जब आंकड़ा लाया गया तो उस समय जो है पहले 55,000 हुआ करता था। बाघों की संख्या अब जो है ये 1827 रह गया है। वन्यजीव संरक्षण में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। वन्यजीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित 55,000 से घटकर जो 1827 रह गई। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और संख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। जनसंख्या में वृद्धि। भारत और नेपाल दुनिया की डैश बाघों का आवास उपलब्ध करवाते हैं। तो याद रखना, भारत और नेपाल जो है ये दुनिया का 2/3 बाघों का जो है वो देखने को मिलता है। यानी विश्व में जितना बाघ है उसका जो है 2/3 जो है भारत और नेपाल में देखने को मिलता है। कितना? 2/3। बाघों की खाल का व्यापार। बाघों को क्यों मारा जाता है? उनके खालों के लिए। उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों के आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः यह देश ही शिकार है, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जबकि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर राजस्थान में दिया गया ऑप्शन नंबर ये गलत होगा। सरिस्का वन्यजीव पशु विहार केरल में नहीं, ये राजस्थान में है। सरिस्का वन्यजीव पशु विहार जो है ये राजस्थान में देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन में केरल में, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। मानस बाघ रिजर्व पश्चिम बंगाल। मानस जो है ये असम में देखने को मिलता है।
मानस कहाँ देखने को मिलता है? टाइगर रिजर्व जो है ये असम में, यहाँ पर बंगाल में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही है। तो केवल जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी सब गलत हैं। बाघ संरक्षण मात्र एक संकरग्रस्त जाति बचाने का प्रयास नहीं है। केवल जो है 1972 में जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, केवल जो है बाघों को नहीं बचाना है, बल्कि उनके साथ साथ अन्य जानवरों का भी रक्षा करना है। अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार जैव जाति को भी बचाना। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार देखने को मिलता है। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार रिजर्व देखने को मिलता है। असम में क्या? मानस, केरल में पेरियार रिजर्व, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देखने को मिलता है असम में। यह जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, गेंडा के लिए देखने को मिलता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित कौन सा वन अस्थाई वन का एक प्रकार है? जैसे कौन सा वन जो है अस्थाई वन का एक प्रकार, जैसे आरक्षित वन, रक्षित वन, असुरक्षित वन, ये दोनों जो है अस्थाई वन देखने को मिलता है, आरक्षित और रक्षित वन। आरक्षित और रक्षित वनों ऐसे अस्थाई वन क्षेत्र है जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थाई वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र डायस वन है, अवर्गीकृत वन है। क्या है? अवर्गीकृत वन है, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वोत्तर के सभी राज्य में, पूर्वोत्तर का जितने भी राज्य हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब क्या असम देखना पूर्वोत्तर राज्य हैं। अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। क्या है? अवर्गीकृत। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। कहाँ? पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्य और गुजरात में वन क्षेत्र जो अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंध में है। भारत के किस राज्य में भैरोदेव डाकब सेंचुरी है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में भैरोदेव डाकब सेंचुरी है? स्थित है राजस्थान में। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जाति, मुंडा जो है महुआ के पेड़ों की पूजा करते हैं, जबकि संथाल जनजाति जो है कदम की पेड़ों की पूजा करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा महुआ और कदम दोनों हो जाएगा। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति जो है महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं।
उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान निम्नलिखित में से किस पेड़ों की पूजा करते हैं? उड़ीसा और बोला गया बिहार की जनजातियां जो हैं, जब वो शादी जब होता है उस दौरान जो है किस पेड़ों की पूजा करते हैं? तो उड़ीसा के लोग जो हैं इमली की पूजा करते हैं। कब? ये जब शादी होता है उस दौरान जो है इमली की पेड़ों की पूजा करते हैं, जबकि बिहार के जनजातीय लोग जो हैं आम की पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम पेड़ों की पूजा करते हैं। हममें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। क्या कहा? पीपल हो गया और बरगद का पेड़, ये क्या है? हम लोग क्या है पवित्र मानते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? यानी भारत में वो कौन सा समुदाय है जो काले हिरण की जो है रक्षा करते हैं? तो बिश्नोई समाज जो है काले हिरण का जो है क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। पेड़ और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? यानी वनों को रोकने के, यानी वनों का जो कटाव है उसको रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन चलाया गया। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधे की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? टिहरी बांध है, जो बांध बनाया जा रहा था, इसी के विरोध में जो है टिहरी में किसानों द्वारा जो है आंदोलन चलाया गया था। बीच बचाओ आंदोलन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? किसानों ने बीच बचाओ आंदोलन। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय ने दिखाया गया। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में जो है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में किया गया था। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग तीसरा चैप्टर को पढ़ें।